Hello students, welcome to our YouTube channel theLegalvani. Myself Karishma Kabadwal और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्ट थर्ड ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल लॉ का रैपिड डेवलपमेंट हुआ, कैसे डिफरेंट जुरिस्ट ने पॉजिटिविस्ट व्यू को एक्सेप्ट किया और डिफरेंट स्टेट्स एक नेगोशिएशन की पोजीशन पे आए और अपने कॉमन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग उन्होंने डिफरेंट रूल सेटअप किए। ठीक है, और इन्हीं रूल सेटअप की वजह से डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड हुई और इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज से डिफरेंट रूल्स निकल के आए, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना 1815, रूल्स रिलेटिंग टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल रिवर्स, डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस 1856, रूल रिलेटिंग टू नेवल वेलफेयर, Geneva Convention 1864, rules relating to wounded and sick members of the armed forces during the land warfare। ये सारी कॉन्फ्रेंसेज से डिफरेंट रूल्स निकल के आए और इन डिफरेंट रूल्स की वजह से इंटरनेशनल लॉ का रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एक चीज़ और, स्टेट बिगिन टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड वर बाइंडिंग। डिफरेंट स्टेट ने अब अपने जो भी डिस्प्यूट्स थे, आपस के डिस्प्यूट्स को, उनको आर्बिट्रेशन फॉरम में सबमिट करना स्टार्ट किया और जो भी अवार्ड थे, जो भी डिसीजंस थे आर्बिट्रेशन फॉरम के, वो बाइंडिंग थे। इन अल्बामा क्लेम आर्बिट्रेशन केस 1872 में अमेरिका गेट कंपनसेशन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी कि हाँ आर्बिट्रेशन फॉरम में सबमिट होते हैं और जो अवार्ड है वो बाइंडिंग है, पर हमें अल्बामा एंड क्लेम एंड आर्बिट्रेशन केस से पता चला कि नहीं, ये प्रैक्टिकली भी इट्स वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में भी इंटरनेशनल लॉ को का जो बेस है वो कंसेंट ऑफ स्टेट को ही कंसिडर किया गया, पर माना गया कि जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो डिराइव्ड हुए हैं फ्रॉम कस्टम एंड ट्रीटीज। ठीक है, पर ये कस्टम और ट्रीटीज तभी कंसिडर किए जाएंगे द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जब इसको स्टेट ने कंसेंट दी होगी कि हाँ इन कस्टम और इन ट्रीटीज को हम कंसेंट दे रहे हैं कि ये हमारे डीलिंग में इनको एज अ फैक्टर कंसिडर किया जाए। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। However, they also recognize the natural law, but only in those cases where practice of the states was not available. Then only international court recognize natural law factor in their decision. ऐसे अगर कोई dispute arise होता है जहाँ पे कोई भी जो सब्जेक्ट, एक ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर है जहाँ पे कोई भी कस्टम और ट्रीटीज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट्स रीजंस को या नेचुरल लॉ को अप्लाई करके डिसीजन दे सकते थे। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वेरियस फैक्टर्स थे जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को कंट्रीब्यूट किया, जैसे लीग ऑफ नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साई 1990 में लीग ऑफ नेशन के डेवलपमेंट पे बात हुई, जो 1920 में लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हुआ और जो मेन ऑब्जेक्टिव था लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिशमेंट का वो था मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, क्योंकि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद स्टैब्लिश हुआ था, तो मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस ही उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1921 स्टैब्लिश हुआ, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुए, लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट्स की वजह से ही इतनी ज़्यादा रैपिडली इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब कंसेंट ऑफ स्टेट ट्रीटीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो फिर कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ मीन सिस्टमैटिकली रिटन फॉर्म इंटरनेशनल लॉ को लाया गया। ठीक है, अरेंज किया गया। फर्स्ट एंड सेकंड हेग कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट हेग कॉन्फ्रेंस 1899 में अडॉप्ट की, जिसमें 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हुए, जिसमें 3 इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो टॉपिक थे, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, लॉज एंड कस्टम ऑफ लॉ ऑन लैंड, कन्वेंशन कंसर्निंग एडेप्टेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। ये 3 कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया गया। सेकेंड हेग कॉन्फ्रेंस में 1907 में जो हेल्ड हुई, उसमें 13 कन्वेंशंस आए, 3 जो थे वो अबव वाले ही थे और 10 एडिशनल आए। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है। थर्ड हेग कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं हो पाई ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोडिफिकेशन हुआ अंडर लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन के अंडर भी कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे लीग ऑफ नेशन 1990 में स्टेब्लिश हुई, उसी बार काउंसिल ऑफ लीग ने 1924 में एक कमेटी स्टेब्लिश की, एक कमेटी बनाई 16th जुरिस्ट की, कि वो रिपोर्ट दी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कोडिफिकेशन होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ का। 1927 में उन्होंने ये 7 टॉपिक्स दिए जिसमें कोडिफिकेशन होना चाहिए, जो थे नेशनैलिटी, टेरिटोरियल वाटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर डैमेज डन इन देयर टेरिटरी टू द पर्सन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेनर्स, डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, प्रोसीजर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ट्रीटीज, piracy, exploitation of product of sea।
तो ये सारे टॉपिक्स पे बात हुई कि इन पे कोडिफिकेशन होना चाहिए। 1930 पे ही कॉन्फ्रेंस पे बात हुई कि नेशनैलिटी का जो टॉपिक है उसको अडॉप्ट किया गया और उस पर जो कोडिफिकेशन है वो स्टार्ट किया गया, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनैलिटी लॉ, प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू मिलिट्री ऑब्लिगेशन सर्टेन केसेस ऑफ डबल नेशनैलिटी, प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू केसेस ऑफ स्टेटलेसनेस, ये सारे टॉपिक्स पे कोडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट जो कोडिफिकेशन स्टार्ट हुआ बाय वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर भी थे। स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी जनरल असेंबली, स्पेशलाइज्ड एजेंसी IALC, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। जैसे हर स्टेट का पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, लेजिस्लेचर होता है, वैसे यूएन का इंटरनेशनल लॉ कमीशन और जनरल असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी बॉडीज़, ये सारी एजेंसीज की वजह से इंटरनेशनल एक रैपिड डेवलपमेंट में की ओर बढ़ता चला गया और आज भी हम वेरियस नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो इंटरनेशनल लॉ का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पे बात करेंगे। होप यू गाइज विल जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड अप्रिशिएट आवर वर्क। थैंक यू सो मच।